ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर बार ये क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है और बड़े क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, तो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन है क्या, पहले वो समझते हैं। अ डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल इज अ स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ टू एटम nuclei and electron separated by a distance. If the two atoms forming the molecule are similar, the molecule is said to be homonuclear. तो डायाटॉमिक मॉलिक्यूल होगा यानी उसमें दो एटम होंगे, और होमोन्यूक्लियर कह दिया इसका मतलब दोनों सेम टाइप के होंगे। एग्जाम्पल है H2, N2 और O2। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, if the two atoms are different, the molecule is said to be heteronuclear. हीट्रोन्यूक्लियर में भी दो एटम होंगे, वो भी डायटोमिक होगा, लेकिन दोनों डिफरेंट टाइप के होंगे, जैसे कि HCl, CO, CN। ओके, द लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स इज कॉल्ड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दोनों एटम को जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो कहलाती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओके, the emission and absorption spectra of molecule arise from transition between the allowed energy states of the molecule। ये जो molecules होते हैं इनके अंदर energy के level होते हैं, करेक्ट। इनमें ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है तो अब्जॉर्प्शन हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो इमिशन हो रहा है रेडिएशन का। तो रेडिएशन का इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो मिलता है वो ट्रांजिशन की वजह से होता है, जो ट्रांजिशन इनके एनर्जी लेवल के बीच में होता है। ठीक है, द एनर्जी लेवल स्कीम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज हाउ एवर डिफरेंट फ्रॉम that of atoms and is relatively complicated। एनर्जी लेवल एक सिंगल एटम की बात करें तो काफी सुलझा हुआ एनर्जी लेवल होता है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें ओवरलैपिंग हो जाती है एटम की, और जो एनर्जी लेवल होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, देर आर टू मेन रीजन फॉर दिस। फर्स्टली, वी कैन नॉट क्लासिफाई मॉलिक्यूलर एनर्जी स्टेट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम L एज वी डू इन एटम। हमने एनर्जी लेवल अभी प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स किए हैं उसमें LS कपलिंग या JJ कपलिंग, L और S पता है तो हमने एनर्जी लेवल बना लिया। तो वो हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, एक एटम के लिए किया था, मॉलिक्यूल्स के लिए इतना इजी नहीं है। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स में L जो होता है वो कंजर्व भी नहीं रहता, जबकि एंगुलर मोमेंटम एटम्स में क्या होता है, कंजर्व रहता है। However, in diatomic molecule, the total charge distribution is symmetrical about the internuclear axis, so that the component of angular momentum about this axis is conserved and used to classify molecular energy state। However, ये कहना चाह रहा है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें जो बीच में बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड में टोटल चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सिमेट्रिकल होता है उस एक्सिस के अबाउट में। तो ये सिमेट्री जो है वो एक तरह से सिमेट्रिक होता है तो कंजर्व भी रहता है। सेकेंडली, द न्यूक्लियर मोशन इन द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एटम के अंदर हम न्यूक्लियस को इतना हैवी मान लेते हैं कि उसको बिल्कुल फिक्स मान लेते हैं, बट मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी जो है वो मूव करते हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में न्यूक्लियाई वाइब्रेट अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अपने बीच में बने हुए जो बॉन्ड होते हैं उसी बॉन्ड के अबाउट वाइब्रेशन भी करते रहते हैं, उस वाइब्रेशन को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। एंड द होल सिस्टम रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, और पूरा सिस्टम जो होता है वो रोटेट भी करता है अपने सेंटर ऑफ मास के अंदर। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है उसमें रोटेशनल मोशन भी होती है, उसमें वाइब्रेशनल मोशन भी होती है। द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ दिस वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन इज क्वांटाइज्ड, और ये क्वांटाइज्ड होती है विच विल बी प्रूव्ड लेटर, हम प्रूव करेंगे। हेंस द एनर्जी लेवल इन मॉलिक्यूल आर मच मोर देन इन एटम। इस हिसाब से एनर्जी लेवल जो एटम में देखे गए थे और जो मॉलिक्यूल में देखे जाते हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। अब हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें मॉलिक्यूल के लिए ये सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली द क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग टर्म्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर मोशन एंड देयर इंटरेक्शन इज सो कॉम्प्लेक्स एंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर श्रोडिंगर इक्वेशंस आर नॉट पॉसिबल। कहना चाह रहा है कि ऑब्वियसली अगर एक मॉलिक्यूल के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करें जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक टर्म भी है, न्यूक्लियर के मोशंस भी है, अजीब अजीब से इंटरेक्शन भी है, तो इनके लिए क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन बनाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, और अगर हैमिल्टोनियन बना लिया तो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन इन अ मॉलिक्यूल द रिलेटिवली मच मोर मासिव न्यूक्लियाई मूव मोर स्लोली। न्यूक्लियाई जो है ये तो हमें जाहिर सी बात है कि भले ही मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल के अंदर भी अगर न्यूक्लियस की मोशन हम कंसीडर कर रहे हैं तो न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जितना फास्ट मूव नहीं करता है, स्लोली मूव करता है। ठीक है, स्लोली देन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में स्लोली मूव करता है। देयरफॉर
टू अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। पहला अप्रोक्सीमेशन क्या लगाएंगे, द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट एनी इंस्टेंट इज द सेम एज इफ द न्यूक्लियाई वर फिक्स्ड इन स्पेस। तो हम क्या करेंगे, हम पहला अप्रोक्सीमेशन ये लगाएंगे कि हम न्यूक्लियस को फिक्स्ड मान लेंगे और केवल इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंसीडर करते हुए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो बॉर्न और ओपेनहाइमर दो साइंटिस्ट थे, दे प्रेजेंटेड क्वांटम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ दिस अप्रोक्सीमेशन। उन्होंने इस अप्रोक्सीमेशन को कंसीडर किया। दे शोड दैट द मॉलिक्यूलर श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड इन 2 स्टेप्स। तो उन्होंने कहा था कि अगर सारी चीजें एक साथ ले लोगे, सारे तरह के इंटरेक्शन, न्यूक्लियर मोशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन, सबको एक साथ ले लोगे और फिर क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन बनाओगे और एक श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करोगे, कभी नतीजे पे नहीं पहुंचोगे। तो व्हाट दे सजेस्टेड कि 2 स्टेप रखो, दोनों स्टेप को फॉलो करो, दोनों अलग अलग स्टेप को सॉल्व करके बाद में कंबाइन कर देंगे। तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट स्टेप में ये करना है, द वेव इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मोशन अलोन इज सॉल्व्ड इन विच न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट अपीयर सिंपली एज पैरामीटर। इन्होंने कहा है कि पहले न्यूक्लियर पैरामीटर को, न्यूक्लियर की जो मोशन है उसको सिर्फ पैरामीटर मान लो, फिक्स मान लो, और वेव इक्वेशन मोशन जो है, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो केवल इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व कर लो। दूसरे में इन्होंने क्या किया, द वेव इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ न्यूक्लियाई अलोन इज सॉल्व्ड इन विच द कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन अकर एज अ पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर मोशन। ये आपको समझ में आएगा सेकंड वाले में। सेकंड वाले में उन्होंने क्या किया, क्योंकि पहले वाले में न्यूक्लियस को इग्नोर कर दिया गया था, तो सेकंड वाले में केवल न्यूक्लियाई के मोशन को सॉल्व कर दिया। ये दोनों अप्रोक्सीमेशन लास्ट में वापस समझ में आएंगे, वापस लिखेंगे अपन इन दोनों को। तो पहले अपन डेरिवेशन देख लेते हैं, फिर ये फर्स्ट और सेकंड वाला जो इन्होंने इनके हाइपोथेसिस थे वो अपन समझते हैं। ओके, तो लेट अस फॉर्मुलेट दिस अप्रोक्सीमेशन। तो सबसे पहले हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बात करते हैं। ओके, फॉर द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ अल्फा न्यूक्लियाई एंड आई इलेक्ट्रॉन। हमारे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, अल्फा है। हमारे सिस्टम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आई है। ये हमें ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, हैमिल्टोनियन इसके लिए लिखेंगे। तो हैमिल्टोनियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे न्यूक्लियर को कंसिडर करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो यही रखेंगे, लेकिन ये है एक इलेक्ट्रॉन या एक न्यूक्लियस के लिए, हमें न्यूक्लियस के लिए लिखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, समेशन। तो देखो समेशन लगाया है यहाँ पे और माइनस अल्फा लगाया है, पूरे अल्फा के लिए यूज हुआ है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम अल्फा। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में अलग अलग टाइप के एटम हो सकते हैं, और अगर अलग अलग टाइप के एटम होंगे तो उनके न्यूक्लियस के जो मासेस होते हैं, मास होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और यहाँ पे डेल स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के लिए ले रहे हैं तो डेल अल्फा ले लिया, माइनस फिर यही टर्म अपन को क्या करना पड़ेगा, ये काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है। तो काइनेटिक एनर्जी में न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी ले ली, क्योंकि वो भी मूव कर रहा है, और यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का टर्म लिया है, तो समेशन आई पे लगा है और स्मॉल एम ले लिया। इस स्मॉल एम के ऊपर हमने आई नहीं लगाया है, क्योंकि भले ही कितने ही एटम हो, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम सेम से ही होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन न्यूक्लियस सबके अलग अलग मास के हो सकते हैं। जिस न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है उसका मास अलग होता है होगा, और जिस न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है उसका मास अलग होगा। लेकिन किसी भी एटम में 5 वाले में जो इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 वाले में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका मास सेम होगा। इसलिए कैपिटल एम पे तो अल्फा लगाया है, स्मॉल एम पे आई नहीं लगाया, पर यहाँ पे डेल्टा आई स्क्वायर है, जो कि ये बता रहा है कि ये वाला ऑपरेटर इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये वाला ऑपरेटर न्यूक्लियस के लिए है। अब हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म तो ऐड कर दिया। अब बात आई पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास 3 टर्म होंगे। एक तो वी एन एन बताएगा कि उस मॉलिक्यूल में जितने भी न्यूक्लियस है उन्हें प्रोटॉन्स तो है, उनके आपस के बीच की कूलम एनर्जी लगेगी के Q1 Q2 अपॉन आर। ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों न्यूक्लियस के बीच में लगेगी, तो VNN हो गया, VNE हो गया, यानी एक न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ घूमने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गया, और एक VEE, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है और आपस में एक मॉलिक्यूल में घूम रहे हैं तो दोनों के बीच में भी रिपल्शन लगेगा। तो ये 3 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब मैंने आपको इनका सबका मतलब समझा दिया है, इन 4 लाइनों में वही लिखा हुआ है। M1 M2 M अल्फा जो है ये तो न्यूक्लियाई विद मासेस है और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है जो न्यूक्लियर 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 इलेक्ट्रॉन 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 इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, H psi इज इक्वल्स टू E psi। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब पहला अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। पहला अप्रोक्सीमेशन ये क्या है कि न्यूक्लियाई आर अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड पोजीशन। न्यूक्लियस को हमने फिक्स्ड मान लिया है। अगर न्यूक्लियस को फिक्स मान लेंगे तो इस इक्वेशन 1 में न्यूक्लियस को फिक्स्ड ही मान लिया तो उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा एंड द टर्म वी एन एन, और वी एन एन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि देखो कांस्टेंट क्यों होगा बता देती हूँ आपको। अगर एक न्यूक्लियस यहाँ पे है और एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, ये दोनों फिक्स्ड है तो इनके बीच में R हमेशा फिक्स्ड रहेगा, तो K Q1 Q2 अपॉन R ये टर्म क्या हो गई, फिक्स हो गई, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, VNN से। तो VNN तो फिक्स हो गया, और क्योंकि ये फिक्स है तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, इसलिए इसके अंदर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा अल्फा स्क्वायर वाला टर्म क्या कर दिया, 0। तो इसको तो 0 कर दिया और VNN को फिक्स कर दिया। ये हमने लगाया बॉर्न ओपेनहाइमर का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमने यहाँ पे लगाया है। तो उसके बाद अगर H लिखेंगे तो हमारे पास द हेमिल्टोनियन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो हेमिल्टोनियन बनेगा, अब यहाँ H की जगह अपन क्या लिखेंगे, HE लिखेंगे, ठीक है। HE में एक तो सेकंड वाला टर्म आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, और दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, VNE और VEE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। आ गई बात समझ में। अब हम यहाँ पे मान लीजिए कि इसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन लेते हैं साई ई, और इलेक्ट्रॉन की आइगन वैल्यू लेते हैं ई। तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन जो यहाँ पे बन रही थी, अब वो इक्वेशन क्या बनेगी, एच ई साई ई प्राइम साई ई। एच ई तो है इलेक्ट्रॉन के लिए हैमिल्टोनियन, साई ई है इलेक्ट्रॉन का आइगन फंक्शन, और ई है इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज, ठीक है। लेट अस रिप्रेजेंट द रिमेनिंग टर्म्स इन इक्वेशन बाय एच एन, और रिमेनिंग टर्म्स जो है ऊपर इक्वेशन 1 में मिली है उन सबको एच एन लिख लेते हैं। एच एन में क्या क्या आ जाएगा, जो हमने 0 किया है, एक तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमने फिक्स किया है, इसको हम मान लेते हैं। तो अब हमारे पास एच क्या होगा, इक्वेशन 1 में देखो एच क्या होगा, इक्वेशन 1 पे वापस चले जाते हैं, इक्वेशन 1 पे वापस चले जाते हैं और इक्वेशन 1 को रीराइट करते हैं। तो इक्वेशन 1 को रीराइट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो देखो हमारे पास एच रहेगा, ठीक है। इसको और इसको मिला के हमने क्या लिख दिया, इसको और इसको मिला के हमने रख दिया एच एन, तो एच एन आ गया, ठीक है। और इसको और इन दोनों को मिला के हमने बोल दिया एच ई, तो H इज इक्वल्स टू एच एन प्लस एच ई हो गया, और वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर, ठीक है। नाउ following Born and Oppenheimer, let us make the assumption that the eigenfunction for the whole system may be expressed at the product of psi e psi n, क्योंकि बॉर्न ओपेनहाइमर ने ये कहा था इलेक्ट्रॉन को अकेले ट्रीट कर लो, न्यूक्लियस को अकेले ट्रीट कर लो, बाद में दोनों को कंबाइन कर देना। तो अगर ऐसी बात है तो हम टोटल सिस्टम के लिए जो आइगन फंक्शन है साई, उसको दो अलग अलग आइगन फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में ले सकते हैं। एक वेव फंक्शन केवल इलेक्ट्रॉन के लिए होगा साई ई, और एक वेव फंक्शन केवल न्यूक्लियस के लिए होगा साई एन, ठीक है। तो साई ई इज द फंक्शन फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई एंड द इलेक्ट्रॉन, एंड साई एन इज द फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यूक्लियाई। साई एन जो है यहाँ पर वो केवल न्यूक्लियाई के लिए है, लेकिन साई ई को देखो, साई ई इज द फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये है इलेक्ट्रॉन के लिए, पर ये न्यूक्लियर पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें वी एन ई और वीई दोनों पार्ट आए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस आ चुका है, इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियस के कोऑर्डिनेट पर भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है ये इलेक्ट्रॉन का फंक्शन, बट क्योंकि एक जगह एन आ गया पोटेंशियल एनर्जी में, इसलिए न्यूक्लियस के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब हमारी जो इक्वेशन 2 है वो किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी होगी, ये इक्वेशन 2 हमारे पास है एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम कैसे लिखते हैं, एच तो एज इट इज है, साई की जगह हम लिख दिया साई ई साई एन, और ई की जगह ई रख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा साई ई साइन एन। तो इक्वेशन 2 जो है वो इस फॉर्म में हमारे पास आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इक्वेशन नंबर कहाँ तक पहुंच गए हम, हाँ यहाँ तक पहुंच गए। या फिर अपन क्या करेंगे, अब ये एच है, एच की वैल्यू जो है वो पूरी रखते हैं, एच की वैल्यू पूरी रखते हैं इक्वेशन 1 के हिसाब से। इक्वेशन 1 में फर्स्ट टाइम ये था, और यहाँ पे साई लगा हुआ था, तो साई की जगह ये आ गया। फिर इलेक्ट्रॉन का ये टर्म था, फिर साई लगा हुआ था, यहाँ पे साई आ गया। फिर पोटेंशियल एनर्जी के 3 टर्म थे, फिर साई आ गया, फिर साई लगाया, और राइट हैंड साइड में ये वाला टर्म पूरा का पूरा है। यानी यहाँ पर एच की जो वैल्यू है ये हमने रखा है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये ध्यान रख लेना, आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। या फिर अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नाउ
एक टर्म को सॉल्व करते हैं, सपोज ये वाला टर्म सॉल्व करते हैं, डेल स्क्वायर को अप्लाई करते हैं, या इसको छोड़ दो, अब इसको भूल जाओ, अब एक नई कैलकुलेशन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। नाउ डेल स्क्वायर जब साई ई साई एन पे अप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ एक बार इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। डेल स्क्वायर साई ई साई एन क्या होगा, डेल स्क्वायर साई ई साई एन, इसको अपन लिख सकते हैं डेल ऑफ साई ई साई एन, ठीक है। यहाँ पर डेल रहने दो, और यहाँ पर ये साई ई पे होगा तब साई एन कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो एक बार साई ई को एज इट इज रहने देते हैं और साई एन पे अप्लाई कर देते हैं, प्लस एक बार साई एन को रहने देते हैं और साई ई पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला अंदर जाएगा इस पे, तो डेल ऑफ साई ई डेल साई एन प्लस डेल ऑफ साई एन डेल साई ई, ठीक है। अब ये डेल क्या करेगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये दोनों को मिला के सेकेंड फंक्शन हो गया, इधर ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और इन दोनों को मिला के सेकेंड फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट कर देते हैं, साई ई को कांस्टेंट कर देते हैं और सेकेंड फंक्शन पे अप्लाई कर देते हैं, तो ऑलरेडी एक डेल है, एक डेल और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई एन प्लस, इस बार क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन पे ऑपरेट होगा तब सेकंड फंक्शन कांस्टेंट होगा, तो सेकंड फंक्शन कांस्टेंट और फर्स्ट फंक्शन पे अप्लाई हो गए, प्लस सिमिलरली ये इस पे अप्लाई होगा तब ये दूसरा वाला पार्ट कांस्टेंट होगा, तो डेल साई एन और डेल साई ई कांस्टेंट, प्लस दूसरे में क्या हो जाएगा, ये दूसरे में क्या हो जाएगा, ये अभी मैंने क्या किया साई पे, अब साई एन एज इट इज रहेगा और डेल टू साई ई आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं साई ई डेल स्क्वायर साई एन प्लस ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो पहले इसको लिख लेती हूँ मैं, साई एन डेल स्क्वायर साई ई प्लस ट्वाइस ऑफ डेल साई एन डेल साई ई, ये जो है ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम डेल आई स्क्वायर की बात करें, डेल आई स्क्वायर लगाते हैं साई ई साई एन पे, तो डेल आई जो है एक्चुअल में देखना, डेल आई स्क्वायर लगाते हैं, डेल आई स्क्वायर लगाते हैं साई ई साई एन पे, हमें पता है डेल आई स्क्वायर जो है, आई सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि न्यूक्लियस को तो फिक्स मान रखा है अपन ने, तो और आई ऑपरेटर था ही केवल किसके लिए, ये डिफरेंस बताएगा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में, न्यूक्लियस इसके लिए कांस्टेंट है, तो साई एन बाहर आ जाएगा और ये पूरा का पूरा लग जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, इस बार न्यूक्लियर फिक्स हो जाएगा। इससे पहले वाले में क्यों कर रहे थे, क्योंकि इसके पहले वाले में अल्फा था, न्यूक्लियस अगर मूव करेगा तो न्यूक्लियस के साथ तो इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, इसलिए जब ध्यान रखना, ये तो न्यूक्लियस पे और इलेक्ट्रॉन दोनों पे अप्लाई होगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियस मूव कर गया तो उसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, तो डेल अल्फा तो दोनों के साथ लगेगा, लेकिन डेल आई जो है वो केवल इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होगा, न्यूक्लियस उसके लिए कांस्टेंट होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का ऑपरेटर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे लगाएंगे तो हमें ये मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए ये हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्लोली वेरिंग फंक्शन के लिए अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कि मान लीजिए, क्योंकि स्लोली वेरिंग फंक्शन में डेल अल्फा जो है साई ई और डेल अल्फा साई एन से बहुत छोटा होता है, द इलेक्ट्रॉनिक आइगन फंक्शन इज अ ओनली स्लोली वेरिंग फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो साई ई है अगर इस पे डेल्टा आई लग जाएगा तब तो ये बहुत अच्छा खासा वैल्यू देगा, लेकिन अगर इस पे आप डिफरेंस न्यूक्लियस का लगा दोगे तो न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग में ये बहुत स्लोली वेरिंग फंक्शन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो डेल्टा अल्फा साई ई जहां पे आ रहे हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए डेल्टा अल्फा स्क्वायर साई ई तो और भी छोटा हो जाएगा, तो उसको भी अवॉइड कर सकते हैं, तो इसको भी अवॉइड कर दो और इसको भी अवॉइड कर दो, तो ऊपर हमें कौन कौन से टर्म मिल जाएंगे, ऊपर हमें मिल जाएंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो, दोनों इक्वेशन को बार बार लिखते हैं वापस, पहले इस इक्वेशन में करते हैं, पहले इस इक्वेशन में करते हैं, तो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो लेफ्ट हैंड साइड ये रही, ठीक है, राइट हैंड साइड में ये डेल अल्फा स्क्वायर साई ई, इसको हटा दो, जीरो कर दो, ठीक है, और यहाँ पे डेल अल्फा साई ई है, इसको भी हटा दो, जीरो कर दो, तो केवल बचा बीच वाला टर्म, तो बीच वाले टर्म को यहाँ पर ले लिया, ठीक है। सेकेंड वाला जो टर्म है उसे एज इट इज लिया है, सेकेंड वाला जो टर्म है उसे अपन ने एज इट इज लिया है,
तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ चुकी है, मेकिंग दी सब्स्टिट्यूशन इन इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 में चलो, अब जाके हमारी जो इक्वेशन 4 है मैं बता देती हूँ कौन सी है, ये वाली है। इस इक्वेशन 4 में हमें कहाँ रखना है वैल्यू, डेल अल्फा स्क्वायर जहां पर मिल रहा है उसकी जगह साई ई, तो ये वाली जो वैल्यू है देखना, ये उठा के हम रखेंगे इसकी जगह। ठीक है, ये तो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, और नहीं यहाँ नहीं रखेंगे, सॉरी यहाँ नहीं रखेंगे, ये तो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे। इक्वेशन 4 में रखना है ना, तो ये रखेंगे। तो देखो ये वाली वैल्यू जो है वो उठा के जाएगी, यहाँ पे रखेंगे। और डेल्टा, ये वाली वैल्यू है डेल आई स्क्वायर साई ई साई एन की, ये वाली वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो आप देख लेना, रखेंगे तो हमें ये मिलेगा और इधर ये मिलेगा, बाकी टर्म एज इट इज है और बाकी टर्म एज इट इज है। रख लेना, आराम से मिल जाएगा अपन को। समेशन इधर अल्फा पे लगा हुआ है इसलिए साई ई बाहर आ गया, इधर समेशन आई पे लगा हुआ है इसलिए साई एन बाहर आ गया। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट करने से हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हाँ, पूरी इक्वेशन को साई एन से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को साई एन से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई एन का डिवाइड हो जाएगा। इसमें साई एन पहले से था तो वो हट जाएगा, और इसमें साई एन था तो वो हट जाएगा, और इसमें साई एन था वो भी हट जाएगा। तो साई एन से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म हमारे पास आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट इक्वल टू, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है, वो अगर मैं इक्वेशन थर्ड को और फोर्थ को देखूं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई ई प्राइम साई ई प्राइम। देख लेते हैं इस इक्वेशन को, देख लो एक बार ये क्या है, और इक्वेशन थर्ड में हमारे पास क्या है। यस, सही कह रहे हैं वो, थर्ड और फोर्थ को मिलाते हैं, देखो थर्ड और फोर्थ को मिलाते हैं, तो फोर्थ के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, फोर्थ के अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखो फोर्थ के अंदर वैल्यू पुट करेंगे एच ई की, तो एच ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस समेशन आई एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल आई स्क्वायर प्लस वी एन ई प्लस वी ई ई इज इक्वल्स टू ई ई प्राइम साई ई। ठीक है, और अगर इसको इधर लेके आ जाऊं तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में आते ही पूरी की पूरी टर्म जो होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो जो ब्रैकेट की टर्म है वो ब्रैकेट वाली टर्म देखो, हमें जीरो नहीं रखना है हमें, लेकिन हमें ये वाला रखना है। तो ब्रैकेट वाला टर्म जो है वो किसके बराबर है, यस वो किसके बराबर आया था, ई ई प्राइम साई ई प्राइम। तो ई ई प्राइम साई ई प्राइम की जगह ये रख दो, तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म एज इट इज यहाँ पे है। ठीक है, सेकेंड टर्म की जगह हमने ई ई प्राइम साई ई रख दी, प्लस का वी एन एन एज इट इज है, और राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, अब हमने यहाँ पर किया है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो साई एन अपॉन साई ई से, पूरी इक्वेशन को। तो ये साई ई से साई ई कैंसिल आउट, साई एन से साई एन कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगा। इधर साई एन से करोगे और नीचे साई ई करोगे तो साई ई से साई ई कैंसिल आउट और साई एन आ जाएगा, ये आ जाएगा। इधर भी साई ई कैंसिल आउट हो जाके साई एन आ जाएगा, और इधर साई एन अपॉन साई ई से करोगे तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ई साई एन हो जाएगा। ठीक है, इन सब में साई एन और साई एन बाहर आ रहा है तो कॉमन ले लो सबको, साई एन इज इक्वल टू दिस। नाउ using equation 5 can be written as, using equation 5 can be written as hn plus e e prime psi n is equals to e से n। मैं बताती हूँ क्या है, hn हमारा क्या था, hn हमारा इक्वेशन नंबर 5 में दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए hn क्या था, ये था hn, ये hn था, करेक्ट। तो यहाँ पे hn रख देंगे, hn देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है हमें hn, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलके क्या बन रहा है, एच एन।
तो HN के अंदर एक्स्ट्रा क्या ऐड करना पड़ेगा, ई प्राइम, और साथ में साई एन इज इक्वल टू ई साई एन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। द इफेक्टिव हैमिल्टोनियन, अब HN में जब ई प्राइम जोड़ दिया जाए, दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव हैमिल्टोनियन, या फिर देश वाला, इट कंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक आइगेन वैल्यू ऑफ द ई प्राइम है, और ई प्राइम आइगेन वैल्यू किसकी थी, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन की थी। ठीक है, और द अदर पार्ट ऑफ दिस फंक्शन इज VNN, वो न्यूक्लियर इंटरेक्शन का भी आ गया। ठीक है, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे, द बॉन्ड Oppenheimer approximation enables us to solve the complete molecular wave function in the following way। तो बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन ने किया क्या, अब वापस से देखो, पहला कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन हमें मिला था फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल इज सॉल्व फॉर अ रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट, दिस गिव्स साई ई एंड ई। इक्वेशन 4 से हमें साई ई और ई मिल जाएगा। हैविंग ऑब्टेन्ड ई प्राइम, और ई प्राइम अगर मिल जाता है तो इक्वेशन 7 को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दिस गिव्स अ सेट ऑफ साई एन एंड ई, उससे हमें आइगेन वैल्यू ई की मिल जाएगी और साई एन वेव फंक्शन मिल जाएगा, तो पूरे मॉलिक्यूल का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा था। ये था हमारे पास बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास आता है, देखो, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा 3 टाइप के होते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे, बाद में हर स्पेक्ट्रा के बारे में एक एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, सो स्पेक्ट्रा बनता कब है, व्हेन लाइट फ्रॉम अ सोर्स कंटेनिंग अ सब्सटेंस इन मॉलिक्यूलर स्टेट, व्हेन लाइट फ्रॉम अ सोर्स, कोई सोर्स है, ठीक है, उससे लाइट निकली, और लाइट फ्रॉम अ सोर्स कंटेनिंग अ सब्सटेंस इन मॉलिक्यूलर स्टेट इज सेंट इनटू अ स्पेक्ट्रोमीटर, ये किसी स्पेक्ट्रोमीटर में भेजी जाती है। तो मोर और लेस ब्रॉड वेवलेंथ रीजन आर ऑब्जर्व, तो स्पेक्ट्रम मिलता है लाइट्स का हमें कुछ, दीज रीजन्स आर कॉल्ड बैंड्स एंड द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम। तो इनकी डेफिनेशन देख लेना। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये सबसे पहले जब आपके पास आएगा ना कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, तो आपको ये लिखना है, अदरवाइज वो आपसे इलेक्ट्रॉनिक का अलग डिटेल पूछेगा, वाइब्रेशनल रोटेशन का अलग पूछेगा, और रोटेशनल का अलग पूछेगा, प्योर रोटेशनल का। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, दीज स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व बोथ इन इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन। ये सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो इमिशन में भी दिखाई देता है और अब्जॉर्प्शन में भी दिखाई देता है। और कौन सी रेंज में दिखाई देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजिबल एंड यूवी लाइट। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है वो किस लाइट में दिखाई देता है, विजिबल लाइट में और यूवी रीजन में दिखाई देता है। ईच स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ क्वाइट लार्ज नंबर ऑफ बैंड, हर स्पेक्ट्रम में बहुत सारे बैंड मिलते हैं। ईच बैंड हैज अ शार्प एज कॉल्ड बैंड हेड। सब बैंड के अंदर क्या होता है कि हेड होता है, वेयर द इंटेंसिटी फॉल सडनली टू जीरो एंड फ्रॉम दिस एज द इंटेंसिटी फॉल्स ऑफ ग्रेजुअली टू द अदर साइड ऑफ द बैंड। मतलब एक शार्प एज होता है, शार्प एज होता है। बैंड हेड के बारे में हम आगे बहुत सारा पढ़ लेंगे जब बनेंगे बैंड हेड, और ये तब मैं बता दूंगी। बाकी जो भी बैंड बनता है उसका एक शार्प किनारा मिलता है, हमें एक शार्प एज मिलता है, जहां पर उसे बैंड हेड कहते हैं। वेयर द इंटेंसिटी फॉल सडन, जहां पर सडनली इंटेंसिटी जीरो हो जाती है, उसे हम शार्प एज कहते हैं। ठीक है, और इस एज से इंटेंसिटी जो होती है वो धीरे 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 दूसरे बैंड की तरफ जाने लगती है। एक बैंड खत्म होता है, खत्म जहां होता है वहां शार्प एज बनता है, बैंड हेड बनता है, उसके आगे वापस दूसरे बैंड की इंटेंसिटी शुरू हो जाती है। अंडर हाई रेजोल्यूशन अ बैंड इज फाउंड टू बी कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ लाइन विच ड्रॉ फार्दर अपार्ट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द बैंड हेड इंक्रीजेज। ये सबके प्रूव करेंगे। बैंड हेड से जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है, मतलब आपको इस डेफिनेशन में इतना नहीं लिखना है क्योंकि इन सबके डेरिवेशन है, एक एक लाइन जो इन्होंने यहाँ लिख रखी है सबके डेरिवेशन आगे आने वाले लेक्चर्स में आएंगे। ठीक है, द बैंड इज सेट टू बी डिग्रेडेड टुवर्ड्स द साइड ऑपोजिट टू द बैंड हेड। बैंड हेड के ऑपोजिट साइड में हम बैंड को डिग्रेडेड बोलते हैं। ठीक है, डिग्रेडेड भी क्या आता है वो अपन पढ़ेंगे। एनीवेज, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व फॉर द हीट्रोन्यूक्लियर एज वेल एज होमोन्यूक्लियर। हीट्रोन्यूक्लियर भी देते हैं और होमोन्यूक्लियर भी देते हैं। अभी हमने केवल डेफिनेशन पढ़ी है, अभी इनका पूरा डिटेल्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा है। एक चैप्टर पूरा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का है, एक पूरा चैप्टर वाइब्रेशनल रोटेशन का है, एक पूरा चैप्टर प्योर रोटेशन का है। अभी सिर्फ इनकी डेफिनेशन देख रहे हैं। इनमें आपको याद क्या क्या रखना है, एक तो याद ये रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्पेक्ट्रा जो होता है वो इमिशन अब्जॉर्प्शन में है। लाइट जो होती है वो कौन से रीजन में दिखती है, यूवी विजिबल रीजन में फॉल होता है, और होमोन्यूक्लियर भी शो करते हैं, हीट्रोन्यूक्लियर भी शो करते हैं। बस ये 3 लाइनें भी लिखे होगे तो सफिशियंट है। वाइब्रेशनल रोटेशन में क्या होता है, ये
नॉर्मली अब्जॉर्प्शन में ही देखा जाता है, इमिशन में नहीं देखा जाता है। नियर IR रीजन, नियर इंफ्रारेड रीजन में होता है, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है 1 माइक्रोमीटर से 10⁻² माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻6 मीटर या फिर 10⁻4 एंगस्ट्रॉम। आप तो ये लिखे आना, 1 माइक्रोमीटर से 10⁻² माइक्रोमीटर वाली रेंज में इनकी लैम्डा फॉल करती है। ईच स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ इंटेंस बैंड कॉल्ड फंडामेंटल बैंड और अकम्पनीड बाय अ फ्यू वीक बैंड। एक फंडामेंटल बैंड होता है, अच्छा खासा इंटेंस होता है, उसके आसपास में हल्के हल्के बैंड भी मिलते हैं। एंड दे आर ऑब्जर्व ओनली फॉर द हीट्रो न्यूक्लियर। ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक जो था वो हीट्रो और होमो दोनों शो कर रहे थे, जबकि ये केवल हीट्रो शो करेगा। होमो यानी कि H2N2O2 डू नॉट प्रोड्यूस वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड। अब क्यों नहीं करते हैं ये अगले चैप्टर में पता चलेगा। इसके अलावा प्योर रोटेशनल, दीज स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व अगेन इन अब्जॉर्प्शन, ये इमिशन में नहीं दिखाई देते हैं। ये फार IR रीजन में होते हैं, फार IR, वो नियर IR में थे, नियर IR में थे, ये फार IR में है। ये खत्म होता है 10⁻² में, वहां से ये शुरू होता है 10⁻² से 10⁻³ माइक्रोमीटर में होता है इन द माइक्रोवेव रेंज। या तो फार IR रीजन में होगा या फिर माइक्रोवेव रीजन में होगा। माइक्रोवेव रीजन होता है 10⁻³ माइक्रोमीटर से 10⁻4 माइक्रोमीटर रीजन। ठीक है, ईच स्पेक्ट्रम इज कम्पोज ऑफ अ सीरीज ऑफ इक्विडिस्टेंस लाइन, इस तरह से लाइनें बनती है। ठीक है, एंड ये भी केवल हीट्रो न्यूक्लियर में होता है, होमो में नहीं होता है। बस इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है, जब डिटेल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा बैंड एज क्या होता है, बैंड हेड क्या होता है, डिग्रेडेड बैंड क्या होता है ना, और क्यों ये वाइब्रेशनल रोटेशन जो है वो होमो न्यूक्लियर स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं, ये सब पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।